नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ जम्मू बस स्टैंड के बाहर, यानी कि बीसी रोड में, बताना चाहेंगे कुछ ट्रांसजेंडर्स के माध्यम से हमारे एक पत्रकार पर हमला हुआ जब वो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे। पर ये काफ़ी सारी जगह से आवाज़ें आ रही थी, बातें उठ रही थी और पहले इसका इंट्यूशन हो गया था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि 3 मार्च को हमने एक इंटरव्यू किया था। इस समय जो हमारे साथ बैठे हैं, बिल्कुल उनका नाम है परमवीर सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता नहीं खुद को मानते, बल्कि एक वॉलंटियर मानते हैं और समय समय पर जनता की आवाज़ और उनके मुद्दों को उजागर करते हैं। इन्होंने 3 मार्च के इंटरव्यू में, जब हम इनके साथ इंटरव्यू किया था, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा गतिविधियां हमारे जम्मू बस स्टैंड के अंदर 1-2 इलाकों को आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे ऐसी गतिविधियां हो रही है जो आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होने वाली हैं। और जिसका प्रमाण हुआ भी कि हमारे एक पत्रकार पर वहाँ हमला होता है कि वाकई वो ट्रांसजेंडर थे या नहीं थे, वाकई कोई बहरूपीय थे। इस बात की पुष्टि तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा, पर ऐसा हुआ है, ऐसी गतिविधियां चल रही थी, जो कि परमवीर सर जी ने 3 मार्च को इंटरव्यू में साफ स्पष्ट लफ्जों में ये कहा था। और दूसरी बात बताना चाहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी। तो क्या वाकई ही स्थापना दिवस के दिन भाजपा के जो हेडक्वार्टर है उस पर तिरंगा लहराना अनिवार्य था या नहीं? क्योंकि जिस तरह से एक बात आवाज़ उठी थी और काफ़ी इस पर बवाल भी उठा था कि पीडीपी ऑफिस के बाहर तिरंगा, उनके ऑफिस, पार्टी ऑफिस के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। तिरंगा हर एक देशवासी की आन बान शान है। तिरंगे के लिए मर मिटते हैं हमारे जवान, अपनी जानों की, प्राणों की आहुति दे, बल्कि हर देशवासी। पर क्या आज स्थापना दिवस था, भाजपा के हेडक्वार्टर के ऊपर भाजपा पार्टी का जो तिरंगा झंडा तो लहराता है, क्या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, यह वाकई हमारी शान है, क्या वो लहराया गया? बाकी कश्मीर के लोगों के ऑफिस में कहा कि वहाँ पे तिरंगा लहराना अनिवार्य हो गया और लोग इस चीज़ का मान भी रख रहे हैं। तो क्या ये बात, जिस पार्टी ने ये बात की, जो कि उस पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर ही तिरंगा नहीं दिखा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है भाजपा सरकार के लिए और भाजपा के लिए। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं परमवीर जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर मानते हैं खुद को, नेता नहीं। सर, फिर से आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। जय हिंद साथियों। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जैसे कि आपने कहा कि 3 मार्च के एक इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि ये जो कि रात को ये जो कि लोग घूमते हैं, ये औरतें हैं, ट्रांसजेंडर हैं, कौन है, और ये मैं कितनी बार रात को निकला और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ किस किस एरिया में ये लोग खड़े रहते हैं। हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आसपास, ये आपका जीवल का एरिया, इसके आसपास आपका ये बस स्टैंड का एरिया उसके आसपास, सतवारी का एरिया उसके आसपास, और रेलवे रोड, वहां पर तो बहुत सारे रहते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर के अलावा कुछ औरतें भी हैं जो ये रात को ये काम करती हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी, हमारे एक पत्रकार भाई ने रात को देख लिया वहां पर त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, और आप सोचिए वहां पर क्या हुआ। ये सारा का सारा एक माफिया है, और ये सारा का सारा माफिया ये बीजेपी गिफ्ट है। बीजेपी ने गिफ्ट की है जम्मू के लोगों को, खासकर 370 तोड़ने के बाद। क्योंकि ये सारी बातें हम लोग सुना करते थे कि दिल्ली में ऐसा होता है, यूपी में ऐसा होता है, मेरठ में ऐसा होता है, कुछ हरियाणा के इलाके हैं वहां पर ऐसा होता है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं वहां पर होता है, बिहार में ऐसा होता है। मगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जम्मू के लोगों को गिफ्ट दिया 5 अगस्त 2019 वाले दिन। उस गिफ्ट का नतीजा ये था। अभी भी मैं बीजेपी से अपील नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे अपील करने का फायदा ही कोई नहीं है, इनके ऊपर सुनता ही कोई नहीं है। आप देखो, वो सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने उनके साथ वादा किया जब डीडीसी की इलेक्शन थी। आज अशोक कोल जी कहते हैं जी मैंने कोई वादा नहीं किया। क्या अशोक कोल जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं जितेंद्र सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस में एमओएस हैं, वो इंडिपेंडेंट चार्ज प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं। मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चे पिछले 70 दिन से बीजेपी ऑफिस के पहले बाहर बैठे थे, वहां उनको पुलिस ने मारा, वहां से उठे हुए एक साइड में प्लॉट में बैठे हैं। कम से कम आप लोगों को जम्मू के लोगों ने वोट दी है, उस वोट को जस्टिफाई तो करो कि हमें वोट जम्मू के लोगों ने दी है, हमने जम्मू के लोगों के काम करने हैं, ना कि हमारे यहाँ पर फ्लैश ट्रेड शुरू करेंगे, हमारे यहाँ पर ये लोग
प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बनाएंगे, इन लोगों ने ये लाया यहाँ पर, मगर हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं लाई। उन्होंने कहा नौकरी करनी है तो ये काम शुरू कर लो। मैं तो आज इल्जाम लगाऊंगा भाजपा के ऊपर, भाजपा के पदाधिकारियों के ऊपर, पीएमओ में जो मंत्री बैठे हैं उनके ऊपर। उसके अलावा बहुत बड़ी विडंबना है, पहले तो बीजेपी को मुबारकबाद देते हैं कि उनका आज स्थापना दिवस है। उसके बाद बीजेपी से पूछते हैं कि आप लोग तिरंगा तिरंगा करते हैं जब मुसलमानों का नाम आता है। मैं पीडीपी का नाम नहीं लूंगा, जब मुसलमानों का नाम आता है आप तिरंगा तिरंगा करते हो। आज आपके पार्टी में झंडा लहराया गया बीजेपी का, आपको मुबारक है, आपने लहराया, आपका स्थापना दिवस है, मगर मेरे देश का तिरंगा कहाँ है? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। इसी सवाल को लेकर भाजपा सरकार के ऊपर, भाजपा के जो नेता हैं उनके ऊपर, भाजपा पूरी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए, आपने अपना झंडा लहराया, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपका स्थापना दिवस है, मगर ये बताइए मेरे देश का तिरंगा कहाँ है? बिल्कुल पीडीपी के ऑफिस में तिरंगे की आड़ में आप बहुत बड़े हमेशा जातिवाद को सामने लाते हैं। या अगर वाकई आप लोगों ने कहा था कि पीडीपी ऑफिस के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए, तो पर चैरिटी बिगन से हूं कि हम आपके खुद के घर में हमारे देश का तिरंगा, बिल्कुल बहुत बड़ा। अरे आप ये सोचो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं है। आप ये बात सोचो, जितेंद्र सिंह है, भारत के जम्मू कश्मीर से गए हुए पीएमओ में मंत्री हैं, इतना स्ट्रांग मंत्री आज तक जम्मू कश्मीर का, जम्मू के इलाका से बना ही नहीं, उसके घर के ऊपर तिरंगा नहीं है। इनको तिरंगे की जरूरत है सिर्फ पता कब? जब इन्होंने वोटें लेनी है, जब इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाना है, जिस दिन इन्होंने पोलराइज करनी है। हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े ही देशवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो कहीं ना कहीं तिरंगे के साथ दिल से जुड़े हैं, मान सम्मान करते हैं, मर मिटते हैं उसके लिए। तो उसी चीज का ये फायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल, ये देखिए आज मैं आपको बताता हूं, आज बंगाल में तीसरे चरण का मतदान है जी बिल्कुल, और आज ही बीजेपी का स्थापना दिवस है। क्या मैं आज सवाल उठाता हूं हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, क्या आपने पीएमओ से पीएमओ ऑफिस में डिस्कस करके ये डेटें दी हैं? ये कैसा कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश के स्थापना दिवस पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे है, उसी दिन बंगाल में इलेक्शन होती है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्टेज मिल जाती है बोलने के लिए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डिफंक्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो गुलाम है आरएसएस की? जो आरएसएस कहती है वही कुछ कर रही है। ये हिंदुस्तान की जनता ने सोचना है। ये हमें बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हाउ टू कैप्चर द पावर। उसके अलावा लोग उसके बाद क्या करेंगे? सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे बैठे हैं जम्मू में, डीडीसी इलेक्शन जितवा दो, आपका काम कर देंगे। इन्होंने सरप्लस लोगों की वहां मेडिकल करवा लिया। क्या मेडिकल जब करवाया था वो पैसा किसका था? वो हम लोगों का पैसा था, जम्मू के लोगों का पैसा था, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा था, जिन्होंने टैक्स दिया, जिसको इन्होंने वाहियात तरीके से खर्च करवाया बीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि ये डीडीसी की इलेक्शन जीत जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं 2014 में, वो कहते हैं जी मेरी सरकार बना दो, मैं सबसे पहले यहाँ के डेली वेजरों का काम करूंगा। आज 7 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी दूसरे बार ही प्रधानमंत्री बन गए। वो डेली वेजर गए डीडीसी की इलेक्शन के दौरान इनके पास, इन्होंने कहा जी हमारी सरकार आने दो, हमें डीडीसी जितवा दो, आपकी नौकरियां हम पक्की कर देंगे। अब रविंद्र रैना जी कह रहे हैं जी पहले चीफ मिनिस्टर बनाओ। बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हाउ टू कैप्चर पावर में आ जाओ, उसके बाद जनता जाए बाढ़ में, पट्टे सारे मौज में। प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री जी फ्रांस के साथ राफेल जहाज खरीद सकते हैं। वहां की कंपनी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि हमने 1 मिलियन यूरो रिश्वत दी, गिफ्ट दिया। और ये पूछे इनसे कि क्या इसके लिए प्रधानमंत्री बने थे? ये कह रहे थे मैं बड़ी सच्ची सुच्ची सरकार हूं। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी उस केस में? सारी अपोजिशन चिल्लाती रही, सारे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी चिल्लाते रहे कि राफेल में घोटाला हुआ है, मगर अब वो घोटाला बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं बड़ी रिस्पेक्ट रखता हूँ कोर्ट की, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्या वहां पर जो जज बैठा है, मैं उस पर सवाल उठाता हूं। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। क्या बीजेपी की स्थापना इसलिए हुई थी लोगों को एक्सप्लॉइट करो, उनसे वोट लो, वोट लेने के बाद बोलो कि ये हमारे ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं तो हम क्या करें, इनको बैठने दो? आपने वादे क्यों किए लोगों के साथ? आप झूठ क्यों बोलते हो लोगों के साथ? जम्मू कश्मीर में सोचिए फ्लैश स्टेट शुरू हो गया, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बना दिया उन्होंने जम्मू को। और जम्मू सर एक टाइम में था, ऐसा कभी देखने को सुनने को भी नहीं मिलता था कि जम्मू जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, अब दिन ब दिन बढ़ते क्राइम रेट देखिए,
दिन ब दिन इस तरह की गतिविधियां सामने हमारे जम्मू में हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे जम्मू का नाम खराब करने में पूरी कोशिश की जा रही है। और क्या प्रशासन कहाँ सोया अगर इस तरह की गतिविधियां, क्योंकि 3 मार्च में हमने आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरह की गतिविधियां हमारे जम्मू में हो रही हैं और 3-4 इलाके आपने आइडेंटिफाई भी किए थे। और कहीं ना कहीं आप जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ हमारे पत्रकार बंधु पर, तो सामने जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया कि वाकई सही कहा था जो आपने टिप्पणी की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वही हुआ। तो किसको जिम्मेदार कहेंगे सर, कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, इसमें प्रशासन का हर आदमी जिम्मेवार है जो बीजेपी का सिंपथाइजर है, क्योंकि ये सारे काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ उनके ऊपर, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इंक्वायरी करवाएं कि हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप सोचिए 3-4 दिन पहले गांधीनगर जैसे पॉश एरिया में शरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। आपको भी पत्रकारिता करते हुए 10-20 साल हो गए होंगे, मेरे को भी जम्मू में सामाजिक सोशल काम करते हुए, जब पॉलिटिकल काम करते हुए 15-20 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं सुना कि गांधीनगर में गोली चल गई। बिल्कुल एक पॉश एरिया, कैमरा सोचिए कि गांधीनगर में एक पॉश एरिया, ग्रीन बेल प्लेइंग फील्ड के सामने 15 राउंड गोली चलती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता कि लोग गोली चलाने के लिए आ रहे हैं। आज आप एक भाषण दो बीजेपी के खिलाफ, रात को ही सारे लोग आपको पकड़ने के लिए आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान में देशद्रोही वही है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। जो बीजेपी के साथ है, सारे देश के खिलाफ जितने काम है सारे कर ले, वो देशभक्त है जी। आप सोचिए, जम्मू के पॉश एरिया में रात को गोलियां चलाई जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या हमारी पुलिस बहुत एफिशिएंट है? मुझे पता है बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन क्या करें, पॉलिटिकल प्रेशर है जी। हर वो ऑफिसर, हर वो ब्यूरोक्रेट, हर वो सोशल एक्टिविस्ट जो भाजपा का सिंपथाइजर है, वो जम्मू में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार है। और जम्मू के लोग, जब जम्मू का इतिहास लिखा जाएगा आज से 4-5 साल के बाद, इन सब लोगों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा और इन लोगों के आने वाली पुश्तों को जलील किया जाएगा रास्तों में चलते हुए। जैसे आज हर आदमी कहता है ये जयचंद है जी। जयचंद ने भी यही काम किया जो आज बीजेपी के जम्मू के वर्कर, आरएसएस के वर्कर कर रहे हैं। इसलिए आज जो भी कोई गलत काम करता है वो कहता है ये जयचंद है। आने वाले वक्त में लोग ये कहेंगे ये बीजेपी का सपोर्टर है जी। बिल्कुल सर, सीआईएस बीएसएफ की आपने बात की, लगातार आज 2 महीने से ऊपर हो गया, वो लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर और बड़े बड़े नेता भी आते हैं और बिल्कुल सामने पीएम और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी बन रही है, तैयार हो रही है उनकी रिहाइश गाह बड़े ऐशो आराम के लिए। तो क्या कहेंगे जब इस तरह की गतिविधियां हमारे सामने, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होगी कि भाजपा अगर ये नहीं, घर के बिल्कुल पास आंगन में ही वो बच्चे आज अपने माँ बाप से दूर, अपने घर से दूर, मतलब किस दुविधा में इस समय वो बैठे हुए हैं। बात करें पीएचई डेली वेजर्स की, कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के माध्यम, दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से उनकी रिपोर्ट की थी। तो उस रिपोर्ट को देखकर जब हमने उनका इंटरव्यू किया था रविंद्र राणा जी का, उनका साफ कहना था मुझे तो पता ही नहीं है, गोलियां चल जाती हैं या फिर पीएचई डेली वेजर लड़के जो लेबर बैठे होते हैं धरना प्रदर्शन पर, सीआईएस के बिल्कुल उनके नाक के नीचे बैठे हैं। यानी किस तरह के नेता लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं चलता आखिर हो क्या रहा है जम्मू में। तो जब वोट लेने होते हैं ये तो लोगों के पैरों तक पड़ जाते हैं। तो क्या कहेंगे किस तरह की स्थिति बन गई है जम्मू की सर, और किस तरह से सुधार आएगा? ये बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह हो गया कि आखिर कब हालात सुधरेंगे। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, आए दिन क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से आपको भी जानते हैं कि कभी सुना भी नहीं था इस तरह से जो जम्मू भी अब जीटी रोड की तरह जिस तरह से यहाँ माहौल क्रिएट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, किस तरह से इन पर शिकंजा कसेगा, किस तरह से अंकुश लगाएंगे इन चीज़ों? देखिए मैडम, ऐसा है, हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में आज तक एजुकेशन जो है ना वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सका, हेल्थ चुनावी मुद्दा नहीं बन सका, आपकी सोशल सिक्योरिटी जिसमें रोजगार आता है, नौकरियां आती है, वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। आज बंगाल में इलेक्शन हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसने संविधान की कसम उठाई थी कि मैं इस संविधान को सेव करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो आज पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है जी। अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से अगर कोई सरकार निकलेगी, कोई कॉर्पोरेटर निकलेगी, कोई डीडीसी के मेंबर निकलेंगे, पंच सरपंच निकलेंगे, तो जो जम्मू में हो रहा है ना यही निकलेगा। जिस दिन हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी की तरह एजुकेशन मुद्दा होगा, हेल्थ मुद्दा होगा, सोशल सिक्योरिटी होगी, नौकरी मुद्दा होगा, उस दिन ये सारी त्रुटियां जो है ना वो निकल जाएंगी। ना इन डेली वेजरों को बैठना पड़ेगा, ना सीआईएसएफ के बच्चों को बैठना पड़ेगा, ना ही हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं।
जी। क्योंकि यहाँ पर सोशल तो सिक्योरिटी क्यों बची नहीं नहीं। सर ऐसा कोई नेता जम्मू में आता है या ऐसा कोई आने वाले समय में ऐसा कोई विकल्प होगा जो केजरीवाल जी जैसे, यानी कि चिकित्सा का स्तर बढ़ाएगा, जो शिक्षा का स्तर को बढ़ाएंगे और आम जनता को कहीं ना मूल सुविधाएं भी प्रदान होगी। क्योंकि आज हमने जेएमसी में एक वीडियो किया सर, लाइव वीडियो का, एक व्यक्ति जो उधमपुर से आया 4 दिन से लगातार, यानी कि ये है हमारे जम्मू की चिकित्सा का हाल, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, कि 4 दिन से व्यक्ति लगातार धक्के खा रहा है सिर्फ एक ड्रेसिंग कराने के लिए। पैर की ड्रेसिंग की सीएमओ भी लिख के देती, जाओ ड्रेसिंग करवा, वो बेचारा दर बता रहा है, यानी कि एक पट्टी ड्रेसिंग करवाने के लिए कि उसका घाव ज़्यादा ना हो जाए, तो वहाँ पे इसको 4 दिन से लगातार उसको पर्ची भी बनी, उसकी स्लिप भी बनी है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। फिर जब हमने अपने मीडिया के माध्यम से बात की, फिर जाके हम गए ओपीडी में, तो उनको हमने कहा भाई आप क्यों नहीं इसकी पट्टी कर रहे हो, 4 दिन से व्यक्ति का, फिर उन्होंने इसको उसके उस ड्रेसिंग को हाथ डाला। तो किस तरह की हालत आप खुद देखिए। देखिए मैडम, मैं आम आदमी का सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। मैं अपने आप को नेता नहीं मांगता, आपने सही कहा, मैं अपने को वॉलंटियर मानता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को वॉलंटियर कहता हूँ, ताकि मैं पब्लिक में जा सकूँ, पता लगा सकूँ कि हमारी पब्लिक की क्या तकलीफें हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या तकलीफें हैं, जो मेन इश्यूज हैं। किसी को अपने घर में ताजमहल नहीं बनाना है, किसी को कुतुब मीनार नहीं चढ़ाना है। हमारे यहाँ पर जब हिंदुस्तान बनाया गया तो कहा संविधान के प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि सभी को हमारे देश में आइए। 568 रियासतें थी, वो क्यों जुड़ी यूनियन ऑफ इंडिया से? वो इसलिए जुड़ी कि उन लोगों को कहा गया कि आप हिंदुस्तान से के साथ जुड़िए, आपको शिक्षा दी जाएगी मुफ्त सरकारी, आपको इलाज दिया जाएगा मुफ्त सरकारी, आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी सरकार की दायित्व है सरकार का नौकरी देना। और इस सारे सपने को, जिसको हम स्वराज कहते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री जी भूले भटके कह देते हैं स्वराज, वैसे तो वो नेशनलिज्म की बातें करते हैं। स्वराज जिसको कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इकलौते लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में 1947 के बाद जिन्होंने स्वराज को दिल्ली में लागू किया। और जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है जम्मू में पब्लिक का या कश्मीर में पब्लिक का, हम लोग डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में स्टेक होल्डर होंगे सरकार बनाने में जी। ये बात पक्की है, यानी कि पक्की आप कह रहे हैं। ये चुनौती है कि सामने भाजपा को नहीं, सुधर जाइए। यानी कि जिस तरह से जनता के मुद्दे, जिस तरह केजरीवाल जी ने 2 बार इतिहास रचा है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं, तभी दूसरी बार भी केजरीवाल। देखिए, अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी बंगाल में कहें अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो नहीं देना, नहीं बोल सकते वो। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है। इसके अलावा एक सवाल और भी है सर, उधर से प्रधानमंत्री, या यूं कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी, और भाजपा के भी नारे हैं, और ये रिंग ट्यून्स भी लगाई, शायद आपके फोन पर भी होगी, जब हम किसी को कॉल करते हैं सबसे पहले हमें वो रिंग ट्यून्स सुनाई देती हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। पर बड़ी विडंबना की बात है, जब इनकी बड़ी बड़ी रैलियां बंगाल में सामने निकल रही हैं, उन पर कोई कोरोना नहीं है क्या? कोरोना सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता में ही है। लगातार केसेस का बढ़ना, यानी उन रैलियों में एक तरफ से आप लोग के वहां पे स्लोगन्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ से रिंग टोन्स आ रही हैं, दूसरी तो उसी का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो किसको कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, कोरोना की और आरएसएस की सेटिंग है। जहां पर आरएसएस इनको नहीं हो, सुनिए, जहां आरएसएस ने इलेक्शन लड़नी है, बीजेपी ने इलेक्शन लड़नी है, कोरोना कहता है मैं वहां नहीं आऊंगा, आप जाओ पोलराइज करो, हिंदू मुसलमान करो, धार्मिक नारे लगाओ और इलेक्शन जीत लो। और जहां पर बीजेपी की सरकार, जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, मतलब वहां कोरोना आ जाता है। वो इनकी कोरोना की और आरएसएस की सेटिंग है। मैं तो यही कहूंगा, बाकी कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, हम लोगों को अपना बचाव खुद करना चाहिए, बीजेपी की बात नहीं। लोग भी इतने परेशान हो गए जब ये देखते हैं बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं भाजपा के द्वारा, कहीं ना कहीं लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। अगर उनको कुछ नहीं हुआ, सुनिए, ऐसा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति, हर 9th-10th की हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो स्टेट बोर्ड है। उसमें वहाँ पर काल पड़ गया, लुई 15 की वाइफ थी कैथरीन जी, उसके पास सभी दुनिया गई कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। राजा का पास अनाज के भंडार बड़े पड़े थे जी। उन्होंने कहा राजे के पास गए, राजे की बीवी के पास गए लोग कि हमारे पास खाने को खाना नहीं है। तो राजे की बीवी ने कहा खाना नहीं है तो केक बना के खा लो। और राजे की इस बात ने दुनिया में वो रेवोल्यूशन लाया कि लुईस का वंश, राजवंश फ्रांस में खत्म हो गया, और वो एग्जाम्पल हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल सर। अगर आज की सरकार नहीं सुधरती
पब्लिक के रिलेटेड अपने फैसले नहीं करती, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, जो वही करती रहती है, पोलराइज करके सरकार बनाने के चक्कर में रहती है। एक दिन आएगा हिंदुस्तान में भी ये वाला गुब्बारा फटेगा, और मुझे लगता है वो उस रेवोल्यूशन की स्टार्ट जम्मू की धरती से होगी, क्योंकि इस वक्त 370 तोड़ी गई, पार्लियामेंट में झूठ बोल के, लोगों को गुमराह करके, जम्मू वर्सेस कश्मीर करके, कश्मीर को क्या पता फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया, जम्मू की सब हालत जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया। और मेरे को लगता है इस रेवोल्यूशन की स्टार्ट जम्मू की धरती से होगी, और अगर बीजेपी नहीं सुधरती। सर कहते कहावत भी है, जिस देश की प्रजा दुखी हो वो देश कभी भी कामयाबी या किसी भी अच्छी रास्ते पर नहीं चल सकता। वो तो है ही है, ये सत्ता को समझना पड़ेगा कि सत्ता का नशा छोड़िए, पब्लिक के काम कीजिए। ये आपका हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का एजेंडा उस गुब्बारे की फूंक निकल रही है। ये ना हो मेरा देश, मेरा जम्मू कश्मीर किसी गलत रास्ते पे फंसे। सर जिस तरह से आपने कहा कि आप आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी अपना लोहा मनवाया, जनता की मूल सुविधाओं का केजरीवाल जी ने पूरा ध्यान रखा, पर आम आदमी पार्टी जम्मू में कई हरकत में दिख नहीं रही है। इतने सारे मुद्दे आप जाते हैं, पर आज आप एज ए लीडर नहीं, क्योंकि काफ़ी ऑफ कैमरा भी हमने आपको देखा, आप डेली CISF BSF के बच्चों का हाल जाने, जो आपसे मदद होती है हम देते हैं। हम अपने ऑन कैमरा कह रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं। आप कैमरा में ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जिस तरह से आप कैमरा मदद करते हैं वो हमें पता, वो बच्चे भी जानते हैं। तो काफ़ी सारे इशू हैं, डेली वेजर्स के इशू हैं। तो आम आदमी पार्टी की वहाँ जिस तरह से बाकी पार्टियां समर्थन करती हैं और बाकी पार्टियां सामने आती हैं, आम आदमी पार्टी का वो हलचल दिख नहीं रही। देखिए मैम, हमारी जो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की, उस सरकार ने बैक ऑफ द रूम वहाँ बैठ के लोगों के काम किए, और लोगों ने खुद शोर किया कि हमारे तो काम हो रहे हैं। इसलिए जिस आदमी ने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है ना, वो मीडिया बाइटें नहीं देगा। मेरा विश्वास है जी। मेरा विश्वास है। अपने आप को हाईलाइट मत करो, आप वो काम करो कि आपका काम शोर मचा दे। अब आप कर्टन पर्दे के पीछे काम करने वाले हैं अब लोगों की, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार बनने वाली है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे दावे आप बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। क्या कुछ ऐसा चल रहा है सर? आपको पता लग गया मैं CISF BSF के बच्चों के पास जाता हूँ, ऐसे सभी को पता लग गया होगा। ऐसे तो मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी कर्टन के पीछे से जन जागृत कर रही है। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, और मुझे यकीन है कि हमारी बातें सुन के जनता जाग रही है, और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर जम्मू की बात करेंगे हम, खास करके जम्मू की, क्योंकि इस समय जितने भी क्राइसिस हमारे जम्मू के लोग सह, टोल प्लाजा की मार, यानी कि टैक्स टेररिज्म की मार, टैक्सेस की मार, यूके गरीबी की मार, और साथ ही साथ बेरोजगारी की मार, इस समय हर जन सड़कों पर है। तो क्या ऐसा विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी और जनता क्या अपना समर्थन देगी? जिस तरह से 40 साल से लगातार एक इतिहास है कि भाजपा को हमारी जनता ने, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता था कि भाजपा यानी कि भारत के जन की पार्टी, तो क्या विकल्प बनकर उतरेगी? बिल्कुल मैडम, आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, सभी लोग उसके साथ हैं। वो कहते हैं जो सुविधाएं दिल्ली में मिली हमें भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं, मगर हम लोग नहीं चाहते हम लाइमलाइट में आए। लाइमलाइट में आगे तो लोगों के काम नहीं कर सकेंगे। जो आदमी घर से लीडर बनने के निकला है जी, तो वो लोगों का काम नहीं कर सकता। हम लोगों का काम करने के लिए निकले हैं, लोग हमें लीडर बनाएंगे। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ परमवीर सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, पर ये खुद को कभी भी नेता नहीं कहते। काफ़ी बार हमने बाकी चैनल के माध्यम से भी इनका इंटरव्यू किया, आप दैनिक शिव टाइम के माध्यम से इनकी आवाज़ अपनी जनता तक सामने ला रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार देखा जब भी हमने CISF BSF की कवरेज की, सर को वहाँ मौजूद पाया, पर सर कभी भी ऑन कैमरा नहीं आए। यही होती है अच्छे नागरिक की पहचान, यही होती है एक अच्छे वॉलंटियर की पहचान, जो कि आप कैमरा के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। जिस तरह से आप नाटकों में देखते हैं कि जो लोग सामने एक्ट करते हैं और एक बैकग्राउंड जो कि आर्टिस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं जो सामने तो एक्ट करते हैं, जो पीछे से करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उतना योगदान होता है जो सामने करते हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनका ये पूरा आश्वासन दिया जनता को, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, यानी कि जनता ने केजरीवाल के ऊपर अपना विश्वास जताया, आने वाले समय में वही सुविधाएं लेकर, यानी उसी तरह जनता को मुद्दे काम करेगी हमारी आम आदमी पार्टी, वो भी जम्मू में।
चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या वाकई जनता जागरूक हो जाती है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर जम्मू में आती है और जनता अपना सहयोग देती है, जिस तरह से 40 साल से एक लंबा अरसा जो कि भाजपा सरकार को यानी भाजपा बीजेपी पार्टी को हमारी जनता ने दिया। चलिए ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।